Presented by Yakult. याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप शो। अफगानिस्तान के पूर्वोत्तर में एक छोटा सा सूबा है, पहाड़ियों से घिरा हुआ, बंजर दिखने वाले अफगानिस्तान के लिए एक नखलिस्तान जैसा। घाटी की छोटी छोटी धाराएं मिलकर एक नदी बन जाती हैं यहाँ, लेकिन इस वरदान के साथ साथ एक चुनौती भी नत्थी थी, बाढ़। फिर 10वीं सदी में 5 भाई हुए जिन्होंने मिलकर इस नदी को बांध दिया। असाध्य को साधने वाले इन 5 भाइयों को फारसी में कहा गया शेर माने शेर, और सूबे का नाम इन 5 शेरों के नाम पर पड़ गया पंजशीर। शेरों के इलाके के लोगों ने आज तक हार मानना नहीं सीखा। पहले सोवियत संघ और फिर तालिबान, दोनों ने अनगिनत कोशिशें की लेकिन पंजशीर को काबू नहीं कर सके। किसने नहीं सुना अहमद शाह मसूद का नाम, जिन्हें लायन ऑफ पंजशीर कहा जाता है। मसूद की गार्ड किसी के पास नहीं थी, इसीलिए उन्हें छल से मारा गया, लेकिन उनकी आत्मा पंजशीर के लोगों में बसती रही। यही वजह थी कि 2021 में तालिबान ने जब काबुल को भी जीत लिया, तब भी पंजशीर आज़ाद रहा। उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह मसूद के बेटे अहमद मसूद से जाकर मिल लिए और अहद किया कि तालिबान को पंजशीर चाहिए तो उसे लड़कर लेना होगा। अब ये लड़ाई अपने अंजाम तक पहुंचने वाली है। तालिबान ने दावा किया है कि पंजशीर उसके कब्जे में है। उधर तालिबान से लोहा ले रहे नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट का कहना है कि लड़ाई अभी बाकी है और ये खून के आखिरी कतरे तक जारी रहेगी। तो क्या है सच? क्या तालिबान ने वाकई अफगानिस्तान के आखिरी और सबसे मजबूत किले को फतह कर लिया है? बड़ी खबर में इसी सवाल को हम टटोलेंगे। साथ में बात करेंगे काबुल की भी, जिस पर एकाधिकार के लिए अब तालिबान और कुख्यात आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क के बीच एक कथित झड़प की खबर है, जिसमें मुल्ला बरादर के घायल होने की जानकारी आ रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखिए ये वीडियो। ये हिमाचल प्रदेश के शिमला का वीडियो है। आज शिमला के नौर मार्ग पर जोरी के पास एक बड़ा भूस्खलन हुआ। गनीमत रही कि इसमें किसी की जान जाने की खबर अब तक नहीं आई है। इस साल हिमाचल और दूसरे पहाड़ी सूबों से भूस्खलनों की कई खबरें आई हैं। हमने कई लोगों को खोया भी है। भूस्खलनों को पूरी तरह से टालना असंभव है, प्रकृति का एक रिवाज है और उनसे हर बार बच निकलना भी असंभव है। लेकिन एक काम हम कर सकते हैं, जब पहाड़ या चट्टानें खिसकती दिखें तो पूरी तरह से पीछे हटें, वीडियो बनाने की लालच को टालें, क्योंकि जो जगह आपको सुरक्षित दिख रही है वो सुरक्षित हो भी ये ज़रूरी नहीं है। कई बार भूस्खलन बहुत छोटी छोटी दरारों से शुरू होते हैं जो बाद में बहुत बड़े हिस्से को लेकर नीचे खिसक जाती हैं। तो अपना ख्याल रखें और गैर ज़रूरी रिस्क लेने से बचें। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी से बनी है। आज अदालत में सीजेआई एनवी रमन्ना की बेंच ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाकर कहा कि जिस कानून को अदालत रद्द कर चुकी है, सरकार ठीक वैसा कानून लेकर दोबारा क्यों आ गई। मामला था देश की अलग अलग ट्राइब्यूनल्स में पदों की रिक्तियों का। भारत में विशेष मामलों पर फैसला लेने के लिए एक खास तरह की व्यवस्था बनी है, जिन्हें हम अधिकरण या ट्राइब्यूनल्स कहते हैं। मिसाल के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पर्यावरण से संबंधित मामलों में दखल देती है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सरकारी प्रशासन, अधिकारियों और कर्मचारियों के मामले में दखल देती है। ऐसे ही अलग अलग अधिकरण हैं। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वाले अर्थ में तो ये अदालतें नहीं होती, लेकिन इन अधिकरणों के पास अपनी फील्ड में फैसला देने की शक्ति होती है और अदालतों के फैसलों की तरह ही ये फैसले बाध्यकारी होते हैं। एक नज़र से देखें तो ये तकनीकी मामलों में विवादों के निपटारे की एक बढ़िया व्यवस्था है और देश में मुकदमों के बोझ से दबी न्यायपालिका के लिए भी ज़रूरी मदद है। लेकिन एक दिक्कत है, कई ट्राइब्यूनल्स में निर्णय लेने के लिए मेंबरान ही नहीं है। देश की अलग अलग ट्राइब्यूनल्स में कम से कम 250 पद खाली पड़े हैं और यही मामला सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। इस मामले के साथ सुप्रीम कोर्ट ने
ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म एक्ट 2021 के खिलाफ लगाई गई याचिकाओं को भी सुना। ये कानून इसी मॉनसून सत्र में पास हुआ है और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी इस कानून की कुछ धाराओं के खिलाफ याचिका लगाई है। आज सीजेआई की बेंच ने सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि सरकार ठीक वैसा कानून दोबारा लेकर के कैसे आ सकती है जिससे अदालत पहले ही खारिज कर चुकी है। इससे पहले 16 अगस्त को भी अदालत ने संसद में बिना चर्चा इस तरह के कानून पास होने को लेकर चिंता जाहिर की थी। ट्राइब्यूनल्स में मेंबरान के पदों की रिक्तियों को लेकर अदालत ज्यादा नाराज दिखी। अदालत ने कहा कि न्यायालय के फैसलों का सम्मान नहीं किया जा रहा है, न्यायालय के धीरज की परीक्षा ली जा रही है। समाचार वेबसाइट लाइव ब्लॉग के मुताबिक अदालत ने यह भी कहा कि अब 3 ही रास्ते नजर आ रहे हैं, या तो अदालत कानून पर रोक लगाए, या फिर ट्राइब्यूनल्स को बंद करके सारे अधिकार हाई कोर्ट्स को दे दे, या फिर ट्राइब्यूनल के पद खुद ही भर दें। सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र अदालत से किसी तरह का टकराव नहीं चाहता। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल अभी कुछ निजी समस्याओं से जूझ रहे हैं, इसीलिए सरकार को थोड़े वक्त की जरूरत है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 13 सितंबर की तारीख दी है। साथ ही ये भी कहा है कि अदालत ये उम्मीद करती है कि तब तक नियुक्तियां कर ली जाएंगी। दूसरी सुर्खी जुड़ी है संक्रमणों से। जी हां, एक से ज्यादा संक्रमण। दर्शक जानते ही हैं कि केरल बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण के मामलों से जूझ रहा है। कोरोना के साथ साथ अब निपा वायरस के मामले भी सामने आ रहे हैं। आज दोपहर यह खबर फैल गई कि केरल के कोझिकोड में 12 साल के एक बच्चे की निपा वायरस के चलते मौत के बाद तमिलनाडु के नजदीकी जिले कोयम्बटूर में भी निपा का एक केस मिला है। समाचार एजेंसी ANI ने ट्वीट से जानकारी दी थी। इसके बाद कोयम्बटूर जिला मजिस्ट्रेट ने एक ट्वीट करके इसका खंडन कर दिया। कलेक्टर ने कहा कि वो ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं कि उनके जिले में निपा का केस नहीं है। प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। कलेक्टर ने यह भी जोड़ा कि समाचार एजेंसी ANI को अपना ट्वीट डिलीट कर लेना चाहिए ताकि अकारण भय का माहौल न बने। रही बात केरल में निपा की, तो बच्चे की मृत्यु की खबर सही है। बच्चे के संपर्क में कम से कम 2 स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी संक्रमण हुआ है। केंद्र ने नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल NCDC की एक टीम को केरल भेजकर तैनात कर दिया है। निपा भी चमगादड़ों से जानवरों और इंसानों को मिल सकता है, जिसके नतीजे में गंभीर बीमारी की संभावना होती है। गंभीर मामलों में जान भी जा सकती है। मई 2018 में भी कोझिकोड में निपाह के मामले सामने आए थे और तब 17 लोगों की जान गई थी। जून 2019 में कोची में एक मामला मिला, लेकिन मरीज ठीक हो गया। इस साल को मिलाकर ये तीसरी बार है कि केरल में निपाह की पहचान हुई है। पूरे देश में 5 बार निपाह की पहचान हुई है अब तक। तीसरी सुर्खी केरल के ही कोची से है। यहाँ एक गुमनाम मेल प्राप्त हुआ है जिसमें नौसेना के कई ठिकानों पर बम हमले की धमकी दी गई है। दर्शक जानते ही हैं कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में तैयार हो रहा है, INS विक्रांत जिसका नाम होगा, और इसके चलते इस पूरे इलाके में भारी सुरक्षा बंदोबस्त पहले से ही तैनात रखा जाता है। इस मेल के संबंध में कोची पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। ये थी सुर्खियां। आप चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। बात शुरू करते हैं अफगानिस्तान के नक्शे से। नक्शे में उत्तर पूर्वी हिस्से में जो जगह अलग से मार्क की गई है, यह है पंजशीर प्रांत। नक्शे से समझ आ ही रहा है कि बाकी अफगानिस्तान की तुलना में कितनी छोटी सी जगह है पंजशीर। सिर्फ 540 गांवों का इलाका, जहां करीब 1,70,000 लोग रहते हैं, जिनमें ज़्यादातर ताजिक मूल के हैं। पंजशीर हर तरफ से अफगानिस्तान के बाकी सूबों से घिरा हुआ है, जहां तालिबान का पहले ही कब्जा हो चुका है। और पंजशीर की लोकेशन देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि इतना छोटा सा इलाका पूरे देश की हुकूमत के सामने टिक पाएगा। लेकिन अफगानिस्तान और उसके बाहर भी तालिबान की हुकूमत नहीं चाहने वालों को उम्मीद है कि पंजशीर में कुछ हो पाएगा। पंजशीर को काबुल जीतने के बाद भी तालिबान के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा था। इसकी वजह रही है पंजशीर का इतिहास। तो पहले उस इतिहास की बात कर लेते हैं जहां से बात निकल कर आती है। पिछले 4 दशकों में पंजशीर को जीतने की कई बार कोशिश हुई है। हमले हुए, बड़ी बड़ी सेनाएं घुसी, लेकिन पंजशीर को कभी जीता नहीं जा सका। इसकी वजह अहमद शाह मसूद थे। कहते हैं कि 27 साथी लेकर अहमद शाह मसूद रूस के खिलाफ युद्ध में उतरे थे, लेकिन पंजशीर के लोग उनके साथ जुड़ते गए। आगे जाकर अहमद शाह मसूद रूस के लिए इतना घातक साबित हुए कि उन्हें हराना किसी पूरे देश की सेना को हराने जैसा हो गया। 1980 के दशक में रूस ने 9 बार कोशिश की थी कि पंजशीर घाटी में घुस पाए, लेकिन हर बार अहमद शाह मसूद के साथियों ने रूस की फौज को वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया। आपको आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे इंटरनेट पे जिसमें पंजशीर ऑफेंसिव कहा जाता है उन लड़ाइयों की सीरीज़ को। 1992 में मुजाहिदों की सरकार बनी तो अहमद शाह मसूद रक्षा मंत्री थे, लेकिन ये सरकार ज़्यादा चल नहीं सकी और तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। मुजाहिदों की सरकार ढहने लगी। मसूद अपने गढ़ पंजशीर में लौट आए
हुकूमत के आने के बाद तालिबान ने पंजशीर को जीतने का मिशन शुरू किया, लेकिन ये मिशन पूरे अफगानिस्तान को जीतने से भी ज़्यादा मुश्किल साबित हुआ। तालिबान के सामने थे अहमद शाह मसूद। बीबीसी की कई रिपोर्ट्स हैं, उनके मुताबिक अहमद शाह मसूद से 3 गुना ज़्यादा फौज लेकर तालिबान ने पंजशीर पर हमला बोला था, लेकिन मसूद के पास तालिबान से बेहतर रणनीति थी। कहते हैं कि तालिबान के टैंक जब पंजशीर घाटी पहुंचने वाले थे, उसके पहले ही मसूद ने उस टनल को डायनामाइट से उड़ा दिया था जो पंजशीर को बाकी अफगानिस्तान से जोड़ती है। इस तरह से 1996 से लेकर 2001 के बीच पूरा जोर लगाने के बाद भी तालिबान अहमद शाह मसूद के पैर उखाड़ नहीं पाया। लेकिन जो काम तालिबान लड़कर नहीं कर पाया वो धोखे से किया गया। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हमले के 2 दिन पहले अफगानिस्तान में एक बड़ी घटना हुई थी। 2 अरबी लोग पत्रकार बनकर अहमद शाह मसूद का इंटरव्यू करने पहुंचे। दोनों को पंजशीर में अमू नदी के किनारे मसूद के ठिकाने पर लाया गया। उनके सामान की तलाशी नहीं ली गई क्योंकि वो पत्रकार बनकर आए थे, लेकिन ये लोग अलकायदा के सुसाइड बॉम्बर्स थे। इंटरव्यू शुरू होने की कुछ देर बाद ही एक बड़ा धमाका हुआ। इस हमले में अहमद शाह मसूद बुरी तरह जख्मी हो गए। उन्हें हेलीकॉप्टर से इलाज के लिए ताजिकिस्तान ले जाया जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। वैसे इसी घटना का एक और विवरण है जिसमें कहा जाता है कि वो हेलीकॉप्टर से ताजिकिस्तान स्थित भारत के एक फील्ड हॉस्पिटल पहुंचे थे, जहां पे इंडियन मिशन के लोग भी थे, सेना के अधिकारी भी थे। उनको रिवाइव करने की बहुत कोशिश की गई, जो भारतीय डॉक्टर्स वहाँ पे थे, लेकिन उनकी जान बचाई नहीं जा सकी। इस तरह धोखे से मसूद को मरवा दिया गया था, लेकिन मसूद के जाने का तालिबान फ़ायदा उठा पाता उससे पहले ही अफगानिस्तान में हालात बदलने लगे। उसामा बिन लादेन ने अफगानिस्तान में रहकर अमेरिका पर हमला करवा दिया था। उसका बदला लेने के लिए फिर अक्टूबर 2001 में अमेरिका अफगानिस्तान में घुस आया। तालिबान को सरकार से बेदखल कर दिया गया था और अगले 20 साल तक फिर तालिबान सत्ता से दूर रहा और पंजशीर पर कोई आंच नहीं आ पाई। पंजशीर अविजित रहा। अब आइए साल 2021 में, जब काबुल पर तालिबान का दोबारा कब्जा हुआ तो अहमद शाह मसूद की विरासत सबको याद आई। इस बार तालिबान के विरोध का चार्ज संभाला उनके बेटे अहमद मसूद ने। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह, वैसे अमरुल्लाह सालेह खुद को पूर्व उपराष्ट्रपति नहीं कहते हैं, वो उपराष्ट्रपति ही कह रहे हैं, और अफगान फोर्सेस के कुछ कमांडो पंजशीर में नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट बनाकर तालिबान के विरोध का ऐलान कर देते हैं। तालिबान ने भी काबुल से अमेरिकी सैनिकों के निकलने तक का इंतजार किया। इस बीच खबरें आई कि नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट और तालिबान के बीच बातचीत हुई, लेकिन उसमें कोई नतीजा निकला नहीं। अमरुल्लाह सालेह और अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद की तरफ से कहा गया कि पूरा अफगानिस्तान उनके साथ है और वो लड़ेंगे। आखिर में तालिबान ने पंजशीर में अपने लड़ाके भेजे। तालिबान और रेजिस्टेंस फ्रंट के बीच भीषण जंग की खबरें आने लगीं। दोनों तरफ से कई लोग मारे गए। रेजिस्टेंस फ्रंट के प्रवक्ता और अफगानिस्तान के नामी पत्रकार रहे फ़हीम दस्ती की भी तालिबान के हमले में मौत हो गई है। तालिबान की तरफ से वीडियो जारी किए गए जिसमें वो राजधानी बाज़ारक की सरकारी इमारतों पर झंडा फहरा रहे हैं। इसके साथ ही तालिबान ने ऐलान किया कि पंजशीर पूरी तरह से उनके कब्जे में है। तालिबान की तरफ से कहा गया कि अमरुल्लाह सालेह देश छोड़कर भाग गए हैं। हालांकि रेजिस्टेंस फ्रंट की तरफ से इन दावों को खारिज भी किया जा रहा है। तो सही क्या है, ये फिलहाल पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। जब तालिबान पंजशीर जीतने का दावा कर रहा था तो अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद का भी फेसबुक पर एक ऑडियो आया। इसमें उन्होंने कहा है कि जंग जारी है, लोगों से आह्वान किया कि तालिबान के खिलाफ जंग में शामिल हो। मसूद ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की मदद से तालिबान पंजशीर पर बमबारी कर रहा है। इसमें मसूद के परिवार के कई लोग मारे गए हैं, ये बात भी उन्होंने कबूली है। आगे मसूद ने कहा कि पूरी दुनिया को पता है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, पर सब चुपचाप देख रहे हैं। मसूद ने कहा कि जब तक उनके जिस्म में खून का एक भी कतरा है वो लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर तालिबान का पंजशीर में पूरी तरह कब्जा ना हुआ हो तो भी तालिबान वहां मजबूत स्थिति में नज़र आने लगा है और रेजिस्टेंस फ्रंट तालिबान को वहां हरा सकता है, ऐसी कोई गुंजाइश फिलहाल दिखती नहीं है। इस जंग के बीच अहमद मसूद की तरफ से तालिबान को बातचीत का प्रस्ताव भी दिया गया था, लेकिन तालिबान ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। यानी तालिबान अब पंजशीर में रेजिस्टेंस फ्रंट के लिए कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता है। अब बात आती है कि जो पंजशीर पहले ना कभी तालिबान जीत पाया, ना सोवियत संघ वहाँ जीत पाया, वहाँ इस बार तालिबान इतनी आसानी से घुसा कैसे। यहाँ कमी महसूस हो रही है अहमद शाह मसूद की। उनके बेटे अहमद मसूद के पास रणनीति का उतना तजुर्बा नहीं है। उनकी उम्र अभी फ़िलहाल सिर्फ 32 साल है। इनकी पढ़ाई हुई है रॉयल मिलिट्री कॉलेज ब्रिटेन में। लंदन के किंग्स कॉलेज में इन्होंने वॉर स्टडीज़ में डिग्री हासिल की है और 2016 में ये अफगानिस्तान लौटे। और ये पहला मौका है जब इस तरह से उनको एक बड़ी जंग को लीड करना पड़ रहा है। दूसरी वजह, तालिबान के काबुल में आने के बाद से ही माना जा रहा था कि पंजशीर इस बार तालिबान को टक्कर नहीं दे पाएगा।
वजह ये कि इस बार अहमद मसूद को बाहरी देशों का वैसा समर्थन नहीं मिल रहा है जैसा उनके पिता के वक्त नॉर्दर्न अलायंस को मिला करता था। बाहरी देशों से बिना हथियारों के सहयोग के बिना तालिबान को हराना बहुत मुश्किल है। जो बचा हुआ नॉर्दर्न अलायंस है या फिर जिसको अभी कहा जा रहा है नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट, उसके लिए अहमद मसूद के पिता के वक्त उनके नॉर्दर्न अलायंस गुट को भारत, रूस, ताजिकिस्तान और ईरान का अघोषित समर्थन था। इस बार अहमद मसूद ने अमेरिका समेत दुनिया भर के देशों से मदद मांगी है, लेकिन कोई प्रत्यक्ष रूप से मदद के लिए तैयार अब तक नहीं हुआ है। किसी देश का रेजिस्टेंस फ्रंट के पक्ष में आधिकारिक बयान भी अब तक नहीं आया है। इस बार तालिबान ने भी थोड़ा सा दिमाग लगाया। उसने पंजशीर पर सीधा हमला करने से पहले उसके इर्द गिर्द के जितने सूबे थे जो ताजिकिस्तान से लगते थे उन पर कब्जा किया, ताकि ताजिकिस्तान के रूट से किसी भी तरह की मदद न मिल सके। एक तरह से अम्बिलिकल कॉर्ड हुआ करता था ताजिक्स के साथ में, क्योंकि पंजशीर में भी ताजिक मूल के लोग हैं। इस बार सबसे पहले उसी को काटा गया है। एक तरफ पंजशीर को तालिबान ने चारों तरफ से घेर लिया, और जब अहमद मसूद दुनिया से मदद की अपील कर रहे हैं तब तालिबान को पाकिस्तान की मदद मिल रही है। किसे ये सीक्रेट तो बिल्कुल नहीं है, पाकिस्तान की मदद मिल रही है। मसूद भी ये कह रहे हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन कह कौन रहा है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि पंजशीर में हवाई हमले में तालिबान को पाकिस्तान की मदद मिल रही है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने एक अघोषित दौरे में अफगानिस्तान में जाकर के कुछ जगहों पर जायज़ा लिया। इस तरह की खबरें हैं। मुमकिन है कि पंजशीर में तालिबान की मदद करना भी उनका मकसद रहा होगा, जैसा अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह कह रहे हैं। दर्शक जानते ही होंगे कि इससे पहले भी अमरुल्लाह सालेह ये कह चुके हैं ऑन रिकॉर्ड कि पाकिस्तान एयरफोर्स ANA की जो एयर विंग हुआ करता था, एक तरह से अफगानिस्तान की एयरफोर्स, उसे डिस्करेज किया करती थी अपनी सेना की मदद करने से पहले। ये तालिबान के फॉल से पहले की बात है, उनके ट्वीट्स हैं हमारे पास। ये हुई पंजशीर की बात। पंजशीर के बाद अब चलते हैं काबुल। काबुल में तालिबान के सरकार बनाने का दुनिया को इंतज़ार है, लेकिन इंतज़ार लंबा खिंचता जा रहा है। और इस बीच खबर ये भी आई है कि तालिबान के 2 धड़ों में झड़प हो गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक हक्कानी नेटवर्क और तालिबान के सह संस्थापक मुल्ला बरादर के समर्थकों में झड़प हुई है। इसमें मुल्ला बरादर जख्मी हो गए हैं, इस आशय की खबरें हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसी वजह से पाकिस्तान के ISI चीफ काबुल गए हैं। हालांकि तालिबान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कोई झगड़ा नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक चल रहा है और जल्दी सरकार बनाने का ऐलान कर दिया जाएगा। तो आज के दी ललन टॉप शो में इतना ही, लेकिन चलने से पहले वही निवेदन जो हम पिछले कई दिनों से करते आ रहे हैं। अगर आप ललन टॉप की उस चुनाव कवरेज को देखना चाहते हैं जो शुरू हो गई है, 100 दिनों तक चलने वाली है, जिसका नाम है क्या हाल है यूपी, तो आपको सब्सक्राइब करना होगा ललन टॉप यूपी का यूट्यूब चैनल, जहां पे आप तमाम कवरेज की वीडियोस देख सकते हैं। हमारे जो व्लॉग्स वहां बनाए जा रहे हैं हमारी टीम द्वारा, वो देख सकते हैं। सौरभ से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। और अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि वो किस ज़िले में होंगे, वहाँ मुलाकात हो सकती है कि नहीं, तो lt.chunav@gmail.com पर मेल कीजिए। तब तक के जब तक कि आपके मेल का रिप्लाई नहीं आ जाता है, हम आपको छोड़ जाते हैं इस ग्राउंड रिपोर्ट के एक हिस्से के साथ। बोर्ड पर आपको GS के, इसको GS बोलेंगे मां साहब, जनरल स्टडीज के कुछ ब्यौरे दिख रहे हैं। एक धांसू सा शब्द वनावरण, कितना फॉरेस्ट एरिया है, और घनत्व के आधार पर वन के प्रकार और सरकारी आधार पर प्रकार, रक्षित, संरक्षित, आरक्षित। आप सोच रहे होंगे कि ये सौरभ द्विवेदी तो यूपी का हालचाल लेने की यात्रा पर गए थे, ये सब GS की पढ़ाई क्यों करने लगे, काहे से कि हम दरोगा बनना चाहते हैं। और आज जब हम आपसे मुखातिब हैं तो 9,500 के लगभग भर्तियां आई हैं यूपी में, और हम एक ऐसे कमरे में मौजूद हैं जहां तमाम नौजवान लड़के लड़कियां हैं जो बड़े होके तो क्या दरोगा बनना चाहते हैं, बड़े हो गए हैं और अब दरोगा बनना चाहते हैं, तो पढ़ाई कर रहे हैं उसकी। और हमको इन लोगों ने बताया है कि दरोगा का इम्तिहान बहुत मुश्किल होता है। तो आप देख लो, ये हमारे प्रदेश का भविष्य है, खाकी वर्दीधारी हैं, इनमें से कुछ दरोगा बनेंगे। क्यों भैया, बनोगे ना? हाँ, क्या नाम है? विकास कुमार। विकास, दौड़ लगाते हो? यस सर। 28 मिनट में नहीं लगानी है, 24 में लगानी है। यस सर। ठीक है। कितने भले लोग हैं। अभी देखिए ये लोग जब थाने में पहुंचेंगे तो कितने सख्त हो जाएंगे। तो हम इन लोगों से बात करेंगे। और ये बातचीत कहाँ पे हो रही है? ये बिजनौर ज़िला है, बिजनौर शहर है। ये हमारे नए बने मित्र हैं, इनका नाम विकास चौधरी जी है। इनका ये कोचिंग संस्थान है। तो आप में से कई लोगों ने कहा था कि ललन टॉप इतने लोगों से बात कर रहा है, लेकिन लड़कियों से, महिलाओं से क्यों नहीं बात कर रहा है? तो यहाँ पर लड़कियाँ भी मौजूद हैं।
इनमें से कुछ तो घबराई हुई हैं कि ये तो बता ही नहीं गया था कि कोचिंग में मीडिया से भी बात करनी पड़ेगी। हाँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल तैयार होके आती हैं। अरे आप लोग बिल्कुल तैयार हैं। मुश्किल वक्त कमांडो साहब, आप जिस प्रोफेशन में जा रहे हैं वहाँ तैयार होने का समय थोड़ी मिलता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या नाम है आपका? सर हम ऐसे वाला तैयार होने के लिए नहीं बोल रहे, हम वैसे तैयार मतलब ड्रेसअप होकर के आते हैं अच्छे से। मैं ड्रेसअप के लिए ही बोल रहा हूँ। आपका नाम क्या है? सर शिवप्रिया। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि आप जिस फोर्स में जा रहे हैं वहाँ पे आपको तैयार होने का वक्त नहीं मिलता है। मेंटली आपको हमेशा चार्ज रहना पड़ता है। तो शिवप्रिया ये बताइए, आपने क्या पढ़ाई की है? सर मैंने बीएससी किया विद मैथ्स। मैथ से बीएससी किया है? यस सर। फिर ये दरोगा बनने का इरादा कैसे आया? सर अब खुद से मतलब कि खुद का था कि अपना कुछ करना है, इसलिए लड़कियों को अब कोई बिजनेस तो कराता नहीं है, लेकिन अगर हम जॉब के लिए ट्राई करेंगे तो वो हम कर सकते हैं, तो इसलिए सर। लड़कियों को बिजनेस क्यों नहीं करवाया जाता? सर ये रहता है कि इतने पैसे बिजनेस में लगाएंगे तो उससे अच्छा हम उनकी शादी में लगा देंगे। शादी में पैसे लगते हैं? यस सर। सर मैं एक जाट कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ और हमारे यहाँ शादी में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, दहेज देना पड़ता है सर। वो मिला नहीं तो हमको बड़ा दुख सा हो रहा है। हाँ? हमारे यहाँ तो यही होता है। पर इसको बदला कैसे जाएगा ये शिवप्रिया, ये दहेज वाला सिस्टम? सर आप बताइए, आप पीएससी किए हुए हैं। एक सेकंड भाई, सुन लो, बाद में चर्चा करना जब ये शूट हो जाए, ठीक है? तो जैसे आपने बीएससी किया है, ईश्वर ने चाहा, आपकी मेहनत रही तो आप दरोगा भी बन जाएंगी। तो पैसे किस बात के देने लड़के वाले को? सर यही तो है ना कि इसीलिए जॉब करनी है ताकि कोई पैसे मांग ही ना सके। मांगने से पहले 10 बार सोचे कि हाँ इनसे दहेज के लिए बोलना है या नहीं बोलना दरोगा है। बन जाओगी तब तो पैसे भी नहीं सर मांगेंगे। औरों को भी नहीं देने दूंगी, पास वालों को भी। दरोगा पैसे देता नहीं है। यस सर। सर लेना भी नहीं। पीछे से कह रहे हैं कि लेता है। सर जिस तरह से ये लेने के लिए बोल रहे हैं मुझे इस तरह से लेने भी नहीं है। जब आपके जैसे बहादुर अफसर बनेंगे और तभी ये भ्रष्टाचार दूर होगा, है यस ना? सर।